नमस्कार बच्चों। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी प्रत्यय के बारे में, उसमें हमने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको विराम चिन्ह पर। परंतु विराम चिन्ह को समझाने से पहले आपको हमें एक चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसका नाम है समास। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है। कक्षा 8 से शुरू हो जाती है। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तक ये जाती है। आगे भी आपको मिलेगी, जैसे बीए अगर लेंगे तो उसमें भी मिलेगी। ठीक है, बीए या बीकॉम। तो देखिए समास को समझते हैं। समास शब्द का अर्थ पास रखना या छोटा करना। क्या मतलब है समास का मतलब? पास रखना या फिर छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे समास क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द जब बन जाता तो उसे हम लोग कहते हैं समास। भाषा के प्रयोग में समासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्तता और शैली में उत्कृष्टता एवं सटीकता आती है। उदाहरण के लिए काट की पुतली। तो काट की पुतली को हम लोग छोटा करके जब बोलेंगे तो उसे कहते हैं समस्त पद। छोटा करके बोलने को हम लोग कहते हैं समस्त पद, और छोटा करके इसको समस्त पद में जब हम करेंगे काट की पुतली को तो कर देंगे कठपुतली। जैसे यहाँ देखिए, इस चित्र को आप देखिए, क्या है ये? घोड़े पर सवारी करने वाला। तो इसे जब छोटा करके लिखेंगे तो उसका हमने बता दिया आपको समस्त पद, ये मतलब छोटा करके लिखना, तो हो जाएगा घुड़सवार। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही समासिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कितने शब्द मिलकर एक शब्द बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? समासिक शब्द। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ वैकरणिक शब्दों का लोप करने से दोनों पद पास आ जाते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जब समास को हम करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं हमारे। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा समस्त पद, यानी छोटा। छोटा करके लिखने के लिए हमें चाहिए पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, पूर्व पद हम ले लेते हैं लंबा और उत्तर पद ले लेते हैं उदर। ठीक है, तो हो जाएगा समस्त पद हो जाएगा लंबोदर। दश प्लस आनन हो जाएगा दशानन। ठीक है, समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करते हुए लुप्त व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देते हैं। जैसे गंगा जल जो है समस्त पद है, अब हम समस्त पद को अलग अलग कर रहे हैं। तो पूर्व पद जो इसका है वो है हमारा गंगा, इसको लिख लिया। फिर जो उत्तर पद है वो हमारा है जल, उसको जल लिख दिया अलग। तो इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह जब करेंगे तो समास विग्रह जो कन्वर्ट होकर आएगा हमारा आ जाएगा गंगा का जल। तो समझ गए समास और समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को जब हम उसी पुरानी फॉर्म में लिख देंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग समास विग्रह। ठीक है, आइए समास के भेद को जानें। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययीय भाव समास। इसका मतलब होता है समस्त पद के दो खंडों में पहला खंड अवयव हो तथा संपूर्ण समस्त पद भी प्रायः क्रिया विशेषण या अवयव का कार्य करता हो, वह समस्त पद अवयवी भाव समास होता है। जैसे में देखिए बच्चों, समस्त पद हमने ले लिया प्रतिदिन। समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन का मतलब हर दिन या फिर प्रत्येक दिन। ठीक है, उसके बाद में देखिए यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होगा शक्ति के अनुसार, सापरिवार, परिवार के साथ। जैसे आपको निमंत्रण कोई देने आता होगा तो उस पर लिखता होगा विद फैमिली, या हिंदी में लिखता होगा सापरिवार, तो यानी परिवार के साथ। बेनकाब, नकाब के बिना। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में।
इधर देखिए प्रतिवर्ष, हर वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष। आजीवन, जीवन भर। बीचों बीच, बीच बीच में। रातों रात, रात ही रात में। भर पेट, पेट भर कर। समझ रहे हैं? समस्त पद को हम समास विग्रह में ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है वो भी देखिए। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद वाला, तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले परसर्ग ने, को, के लिए आदि लुप्त हो जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी समस्त पद है। दूसरा है हमारा विद्यालय, तो ये दोनों समस्त पद हैं, हम जैसे देख सकते हैं, छोटा करके लिखा गया है, ठीक है। क्रमशः इन्हें विग्रह है, जैसे इसका क्रमशः अगर करें हम बैलगाड़ी का तो क्या होगा, बैल की गाड़ी। अब विद्यालय का कर देंगे विद्या के लिए आलय, ठीक है, मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए एक आलय यानी कमरा या घर टाइप का एक स्थान। समझ रहे हैं? आगे देखिए। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। किसके रूप में? कारक की दृष्टि से। तो हम लोग तत्पुरुष को ही पढ़ रहे हैं, परंतु तत्पुरुष में भी 6 भाग हैं, तो हम अब तत्पुरुष के 6 भागों को समझेंगे। पहला है बच्चों हमारा कर्म तत्पुरुष। ये क्या होता है देखिए, छोटा सा है, समझ जाएंगे अभी आप। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। कर्म का मतलब को लगाएंगे, जिनमें को लगता है उसे क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। अतः इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए जब हम कर्म तत्पुरुष करेंगे तो होगा पहले जैसे करके यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो यह होगा यश को प्राप्त। और जब वापस उसका समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश प्राण प्राप्त, ठीक है, यानी कि को गायब कर देंगे। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो को ले आएंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा है ग्राम गत, यानी ग्राम को गया हुआ, ठीक है। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता देखिए, करण कारक का परसर्ग यानी से तथा के द्वारा होता है। अतः इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाना, जैसे तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। शोकाकुल शोक से आकुल। गा वाला देखिए संप्रदान तत्पुरुष। इस कारक का परसर्ग के लिए का मतलब किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। के लिए कौन सा वाला, किसी को कुछ दे रहे हैं उसके लिए। अतः संप्रदान तत्पुरुष में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे स्नान घर स्नान के लिए, देशभक्ति देशभक्ति के लिए, ठीक है, ये हम अपने देश को भक्ति दे रहे हैं इसलिए। धा वाला आपदान तत्पुरुष। आपदान कारक का परसर्ग से का मतलब यहाँ से क्या होगा, अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। अतः इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे देश निकाला, तो देश से निकाला, ठीक है, तो जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देश निकाला, से हटा देंगे। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ठीक है। अणा वाला देखिए संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की आदि होते हैं। अतः इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कौन कौन से गायब होंगे, का, की, के गायब हो जाएंगे। जैसे हरि भक्ति, हरि की भक्ति। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। राजा ज्ञा, राजा की आज्ञा। भारत रत्न, भारत का रत्न। चा वाला बच्चों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक के परसर्ग में या फिर पर होते हैं।
अतः इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, देखिए पर आया, आप पर बीती, बनवास, बन में बास, जो कि राम जी ने किया था। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, शरणागत यानी शरण में आगत। ठीक है, तो आपने तत्पुरुष समझ लिए 6 के 6 भेद। अगला है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही बच्चों, परंतु क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो यहीं पे रोक दें, जब फ्री हो जाएं तो वापस आकर देख लीजिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं देखने से तो बिना स्किप करते हुए देखते चलिए। ठीक है। नंबर 3, कर्मधारायण समास। जहाँ समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण या विशेष या उपमान उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्मधारण समास होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर साफ साफ कहें, कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है जी, क्या है, उपमा कौन है, पहला शब्द हमें, प्रथम पद जो है, पहला पद जो है उपमावाचक है। धन श्याम, धन के सामान श्याम। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ या फिर नीले कंठ वाला। चंद्रमुख, चांद के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपका। चौथा, द्रुगु समास। ठीक है, द्रुगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसमें संख्या पता चले, उसे क्या कहेंगे, द्रुगु समास। और वह समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्रुगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, जैसे हमारा तिरंगा भारत का झंडा। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों को समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। शताब्दी, शत यानी 100, अब्दो यानी वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 अह मतलब दिनों, 7 दिनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। समाहार का मतलब जब कोई आकर कहीं पे मिले तो उसे क्या कहेंगे, समाहार। जैसे नवरात्रि में भी आपने ध्यान दिया हो तो समाहार लिखा है, 9 रात्रियों का समाहार, मतलब 9 रात्रि, जो 9 रातें हैं वो लगातार आए। ठीक है, लगातार मतलब लगातार 9 रातें को हम लोग नवरात्रि कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से चौराहा है, 4 रास्ते जहाँ पे आके मिलेंगे उसे कहेंगे 4 राहों का समाहार। आइए अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, जहाँ समस्त पद के दोनों खंड समान स्तर के हों तथा जिसमें और या अथवा योजक का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, तो रात और दिन। लाभ डैश हानि, लाभ या हानि। पाप डैश पुण्य, पाप और पुण्य। सुख डैश दुख, सुख और दुख। ऊंच डैश नीच, ऊंच अथवा नीच। जीवन डैश मरण, जीवन और मरण। जैसे कि आपने जो शब्द बोले, जहाँ पे और लगना हो बीच में डैश की जगह पे, वहाँ पे और लगाइए। या लगना हो या लगाइए, अथवा लगना हो तो अथवा लगाइए। ठीक है, छठा देखते हैं, बहुव्रीहि समास। जहाँ समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का द्योतन करता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे शब्द अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण के बोधक होते हैं। जैसे अंशुमाली, तो अंशु का मतलब होता है किरणें, अंशु है माला जिसकी। ठीक है, तो अंशु मतलब किरणें, किरणें किसकी माला है, सूर्य की। ठीक है,
अंशुमाली शब्द के दो पद हैं, एक अंशु और माली, किंतु समस्त पद का अर्थ है सूर्य, क्योंकि सूर्य के ही ऐसा है कि किरणों की किसके माला पड़ी होती है, सूर्य यानी सूरज के। इसका शब्द में अंशु और माली दोनों पद अप्रधान हो गए हैं। ठीक है, दोनों ही हट जाएंगे। अप्रधान मतलब कोई महानता उसमें, कोई प्रधान मतलब हम उसको नहीं देंगे कोई भी अहमियत। अब क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे सूर्य को प्रधानता दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य होगा अंशुमाली का मतलब। ऐसे है चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, मतलब विष्णु। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु लग के भी यहाँ पर आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे है चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके यानी शिव। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसका यानी ब्रह्मा। गजानन, गज है आनंद जिसका यानी गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण किए है जिसने यानी कृष्ण भगवान। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा समास। थोड़ी सी वीडियो बच्चों लंबी हो गई है, मजबूरी थी क्योंकि आपको सब समझाना भी था, इस कारण ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर आपने स्किप करके देखा है तो बहुत नुकसान आपने अपना किया है। आप स्किप करके मत देखा करिए हमारी वीडियो, क्योंकि हम एक रिदम से चलते हैं और रिदम से ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने स्किप कर लिया तो बच्चों एक बार फिर से मैं कहूँगा, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा वहाँ पर जाकर आप फिर से समझ लें। ठीक है, ये सरलतम तैयारी करी है, उसी के मेरे नोट्स थे, मैंने उसी के फ़ोटो क्लिक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी, क्योंकि कई बच्चों की मांग आ रही थी सर व्याकरण में समास को भी समझा दीजिए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं बहुत जल्द। अब मिलेंगे आपको विराम चिन्ह में, कि विराम चिन्ह कब कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है और विराम चिन्ह होते आखिर कितने प्रकार के हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं उस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, कर दो भैया, पैसे नहीं पड़ते हैं। ठीक है।